हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। 2-3 दिन से आपका क्लास नहीं आ रहा था किसी कारणवश, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू हो रहा है आपका क्लास। ये आपके क्लास 8 का जो इतिहास है उसका जो भाग 2 है उसका 11वां अध्याय है, और इसके बाद एक अध्याय और आपको देखना है और इसके साथ ही आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का मैंने आपको दे दिया है सारा वीडियो, 16 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अगर 9th और 10th में मेरे साथ स्टेट पढ़ा है तो वो सारा टॉपिक यहाँ पर आपको रिवाइज यानी कि रिवीजन होते हुए मिलेगा। जैसे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, राष्ट्र किस प्रकार से उभरा था, या फिर स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, कहाँ से ये नारा निकला था। इस तरह से आपके महत्वपूर्ण सारे टॉपिक हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ था, और महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, रॉलेट सत्याग्रह क्या था, या फिर रॉलेट कानून किसने पारित किया था, और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो महत्वपूर्ण सारे आंदोलन महात्मा गांधी के थे उसको इसमें दर्शाया गया है आपके इस बुक में। तो हम देखते हैं आज कहाँ तक देख पाएंगे। हमने शायद पिछले क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करवाया है, और पीडीएफ अभी प्रोवाइड कराना मुश्किल है, क्योंकि पीडीएफ मैं मोबाइल से आपको प्रोवाइड करवाती थी और मोबाइल मेरा ख़राब हो चुका है, ख़राब हो गया है। इसीलिए अभी हम इसको देख लेते हैं आज कि कहाँ तक हम इसको देख पाते हैं, और फिर कंटिन्यू आज से आपका क्लास रहेगा। तो ये जो राष्ट्रवाद आंदोलन का संगठन है यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, ये 1870 से शुरू हुआ था और 1947 तक, तब तक इस आंदोलन ने अपना काम जारी रखा जब तक कि हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो गया। और ये आंदोलन की आग रुक जाती थी लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी, ऊपर से बुझती हुई दिखाई देती थी लेकिन अंदर ही आग सुलझती रहती थी। इसके पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो 6 से मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने किस किस अध्याय को पढ़ा है। जैसे आपका भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से कब्जा किया, किस प्रकार से अपना राज्य स्थापित किया, किस प्रकार से राज्यों पर अपना अधिग्रहण किया, नए कानून किस प्रकार से बनाए, और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत उन्होंने कैसे की। प्रशासकीय संस्था आप समझ रहे हैं, यानी शासन करने की जो संस्था है जिसको कि हम लोग आज प्रशासन कहते हैं, उस तरह की संस्था की उन्होंने शुरुआत कैसे की। किसान और आदिवासियों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया अंग्रेज़ों के शासन के कारण। 19वीं सदी में किस प्रकार से शैक्षणिक बदलाव आए, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है किस प्रकार से स्कूल वगैरह नहीं होता था और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार एक स्कूल वगैरह रूटीन लागू किया। इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति से संबंधित जो वाद विवाद थे उस पर भी आपने गौर किया है। जाति व्यवस्था को आपने देखा, सामाजिक और धार्मिक सुधार भी देखा, और 1857 का विद्रोह भी देखा आपने, और उसके बाद की स्थिति भी आपने देखी। आपने आखिर में हस्तकला का उद्योग भी देखा, हस्तकला किस तरह से आगे बढ़ा उसका पतन भी आपने देखा, और आखिरकार आप पहुंच गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन पर। अब ये टॉपिक जो है आपके 9th 10th के टॉपिक से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको 9th का ही पढ़ना है 10 पेज के बाद, यानी एक और अध्याय के बाद। इसीलिए इसमें आपको 10th का टॉपिक अब मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें बस आपको समझना है, आपने चूँकि ये सब पढ़ लिया है। तो जैसे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो इसमें क्या है कि पहला शब्द आपका आता है संप्रभु। इसको समझ लीजिए। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की जो क्षमता है, यानी अगर मैं किसी काम को लेकर अपना कदम उठा रहा हूँ तो उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो, उसे ही हम लोग संप्रभु कहते हैं। यहाँ से हमारा ये शब्द शुरू होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 1870 से 1880 के बीच बने राजनीतिक संगठन कौन कौन से हैं। तो ये पूना सार्वजनिक सभा हुआ था 1870 से, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 से, लेकिन संगठन जो है छोटी छोटी सभाएं 1870 से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए आपके इस अध्याय का शीर्षक ही है 1870 से 1947। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 1870 से 1880 राजनीतिक संगठन, उसके बाद तो पार्टी ही शुरू हो गई बननी। तो ये है आपका पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये महत्वपूर्ण नाम है जो कि आपको नाम याद रखना है। और उसके बाद फिर अभी आपने देखा पूना सार्वजनिक सभा,
तो अब यहाँ से इस शब्द को उठाएंगे और यहाँ से देखेंगे सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है। तो सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का, यानी सब लोगों का या सबके लिए जो सभा थी उसे सार्वजनिक सभा कहते हैं। फिर आपका आता है आर्म्स एक्ट क्या है और ये कब पारित हुआ। बुक को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि मैंने एक एक लाइन से सारे ऑब्जेक्टिव को निकाला है और इसको मैं समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बस ये समझना एक लाइन में ज़रूरी है, भारत का मतलब यही था कि यहाँ की जनता भारत में जो रह रही थी वो किसी भी वर्ग के, किसी भी रंग के, किसी भी जाति, पंथ, भाषा, जेंडर, किसी भी लोग थे, वो सभी भारत में रह सकते थे। वो सभी भारतवासी कहलाते थे। भारत उनका घर था और ये देश जो भारत है, इनके सारे संसाधन और इनकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत के संसाधनों पर, भारत के लोगों की ज़िंदगी पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उन लोगों की जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों का नियंत्रण जो है वो बढ़ता चला गया। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके बाद धीरे धीरे 1850 के बाद ही राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 1800 संगठन तो कई बने। आपने स्टेट के लिए जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक क्लास लिया है उसमें आपने देखा है कि ये जो पार्टी बनी क्यों बनी। छोटी छोटी सभाएं होती थी तो बड़ी पार्टियां बन गई और जब से कांग्रेस पार्टी बनी उससे इस 72 से 73 साल में उससे कम से कम 60-70 पार्टियां निकल चुकी है उस पार्टी को तोड़ कर। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ रुकने की ज़रूरत होगी वहाँ हम ज़रूर रुकेंगे। ये है आपका आर्म्स एक्ट क्या है और वो कब पारित हुआ। भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं। यह है आपका आर्म्स मतलब हथियार, एक्ट मतलब कानून, अधिनियम। तो आर्म्स एक्ट यही हुआ, भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है और ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको समझते हुए आगे बढ़िए। फिर आपका आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये सब आपने स्टेट के दौरान पढ़ा है, इसीलिए इसको समझते हुए आगे बढ़िएगा। ये क्या है और ये कब पारित हुआ। तो सरकार के खिलाफ, जब अंग्रेज सरकार के रूप में भारत पर शासन करने लगे तो उनके खिलाफ अगर कोई भी जो संपादक हैं, कोई भी जो प्रकाशन होता था, उनके खिलाफ अगर आपत्तिजनक चीज़ें छापते हैं तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये दोनों एक्ट जो है महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। दोनों ही एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुए थे। अब है आपका इल्बर्ट बिल। अब आपको याद होगा आपने इल्बर्ट बिल के भी बारे में पढ़ा था। और महत्वपूर्ण एक किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दीजिए, सीटेट, एस्टेट में बार बार एक ही बात दोहराती हूँ, ये एक्ट वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी लेकर हम एक क्लास में आएंगे। तो इल्बर्ट बिल क्या है, इसे कब लागू करने का प्रयास किया गया था। ये 1883 ईस्वी में लागू करने का प्रयास किया गया था इल्बर्ट बिल। लेकिन अब हम समझेंगे कि इल्बर्ट बिल है क्या। तो भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार इस बिल में दिया गया था। जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भारतीय के साथ साथ यूरोपीय और ब्रिटिश व्यक्ति पर भी मुकदमा चला सकते हैं। और इससे ये होता है कि भारत में काम करने वाले जो भी अंग्रेज़ और भारतीय थे, अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीश थे, उन दोनों के बीच समानता बनी रहती। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया सरकार के विरुद्ध कि ये विधेयक जो है वापस लिया जाए। और भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, ये बिल सही है। और इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलना शुरू हो गया। यानी अब अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय न्यायाधीश हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। तो ये इस बिल को वापस ले लिया गया था। तो महत्वपूर्ण ये बिल है और ये बिल अगर आप डिटेल में जाएंगे, 9th 10th का आप इतिहास देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको डिटेल में मिल जाएगा। ज़्यादा फर्क बिहार बोर्ड और NCERT में नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सन 1885 ईस्वी में। और इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि स्टार्टिंग में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और फिर अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन कौन थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कि दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रामेश्वर दत्त और S सुब्रमण्यम अय्यर थे। और इन सभी पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है आपका, नेहरूजी पेशे से क्या थे। तो ये व्यवसायी भी थे और ये प्रचारक भी थे। ये प्रचार भी करते थे। समझेंगे प्रचार किस चीज़ का प्रचार करते थे और प्रचारक क्या होता है। तो प्रचारक किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको प्रचारक हम लोग कहते हैं। और फिर यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पुस्तक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो उसको आप रट लीजिए। ये थे आपके दादा भाई नेहरू इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निरस्त करना का क्या अर्थ होता है। किसी भी कानून को समाप्त अगर कर दिया जाए तो उसे निरस्त करना कहते हैं, रद्द करना कहते हैं। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये जो आपने स्टैंड में पढ़ा है लाल, बाल और पाल, तो ये बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था। ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसने किया था, तो ये सब भी हमने डिटेल में जाना है, इसलिए यहाँ पर समय किल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और ये वायसराय करजन ने किया था। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या आता है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत तो ये था आपका जुलूस निकालना, विशाल जनसभा का आयोजन करना और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढना, इसे ही हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और क्रांतिकारी हिस्सा से क्या तात्पर्य है, तो समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपाय करना ही क्रांतिकारी हिंसा है। जो समाज में जो नियम चला आ रहा है, जो अन्यायपूर्वक काम किया जा रहा है, उसमें बदलाव लाने की क्रिया को ही क्रांतिकारी क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिषद क्या है। प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली ये मनोनीत या निर्वाचित संस्था को हम लोग परिषद कहते हैं। परिषद को भी डिटेल में हम लोगों ने समझा है पॉलिटिकल साइंस में। चूँकि हमने पहले हर चीज़ों को पढ़ लिया है, इसलिए हम इस प्रश्न को, इस अध्याय को आगे लेकर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसने और कब किया था। 1906 ईस्वी में मुसलमानों, जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने किया था। और एक इतना आसान प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, पहली बार कांग्रेस कब टूटी थी, क्योंकि कांग्रेस अनेक बार टूटी और अनेक बार एक भी हुई है। जैसे कि ये मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी 1915 में दोनों खेमों में जो है एकता स्थापित हुई थी। तो ये अनेकों बार टूटी है, अनेकों बार इसमें एकता स्थापित हुई है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। और लखनऊ समझौते किस किस के बीच हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए थे। यही लखनऊ समझौते में इन दोनों खेमों के बीच एकता स्थापित हुई थी। और फिर रूस की क्रांति कब हुई थी, तो देखिए यहाँ सब रुकने की आवश्यकता नहीं, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में देखा है। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1917 ईस्वी में हुई थी। और गांधी जी कब और कितने उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 46 वर्ष की उम्र में 1915 ईस्वी में। और दक्षिण भारत में ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदी के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वो दक्षिण अफ्रीका में भी जो नस्ल का भेद, आपने सामाजिक राजनीतिक जीवन का क्लास 6 का अगर आपने अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें जो इस रंग भेद कानून का एक शीर्षक है, उस अध्याय को आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी जो है अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनको समझते थे और लोग उनका आदर करते थे। और दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, अन्य तरह के नागरिकों से जो है उनको मिलने जुलने का मौका मिला था। तो जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो पूरे साल उन्होंने भारत का दौरा किया था और इस बीच में उन्होंने सब चीज़ों को समझा था। और उनका जो शुरुआती प्रयास था, जैसे आपने चंपारण पढ़ा है, खेड़ा पढ़ा है, अहमदाबाद पढ़ा है, ये सभी उनके स्थानीय आंदोलन थे। किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था और आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये सब आपने डिटेल में देखा है, इसलिए यहाँ पर रुकने से फ़ायदा नहीं है। तो नटाल कांग्रेस का गठन किसने और कब किया था, गांधी जी ने किया था 1895 ईस्वी में। और ये भी नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए इस संगठन का या फिर नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे नटाल कांग्रेस के डरबन थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये मिस हो गया है, आपको याद रखना है। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। और अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, शैतान की करतूत किस कानून को कहा गया था, इसी रॉलेट कानून को कहा गया था। और रॉलेट कानून के बारे में भी आपने पढ़ा है कि रॉलेट कानून क्या है, आपने पूरा ये सब डिटेल में पढ़ा है। और आप लोगों में से अगर किसी को भी याद ना हो तो आपको मैं बता दूं कि रॉलेट कानून था कि किसी भी भारतीय की स्वतंत्रता और उनके मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना,
ये था आपका रॉलेट कानून, जिसका कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया था और शैतान की करतूत इस कानून को नाम दिया था। गांधी जी द्वारा अपमान व याचना दिवस कब मनाए जाने की बात कही गई थी? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको मत भूलिएगा। और अगला है आपका नाइटहुड क्या है? तो आपने ये पढ़ा था कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, एस्टेट के इतिहास में आपने पढ़ा था, तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने और भी जो कई सारे महात्मा गांधी ने, कई सारे जो भारतीय थे, उन्होंने उपाधि को वापस किया था। सबको अलग अलग उपाधियाँ मिली थी। तो ये नाइटहुड क्या है, इसको समझते हैं। तो ब्रिटिश राजा और रानी की तरफ से किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सफलता के लिए दी जाने वाली उपाधि। समूह के रूप में अगर किसी ने कोई सफलता प्राप्त की है तो उसके लिए उपाधि ये नहीं होती थी, बल्कि व्यक्तिगत सफलता के लिए ये उपाधि दी जाती थी ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लौटाया था। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्यों। तो पहले यहाँ पर एक लाइन और आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। इसको भी आपने डिटेल में पढ़ा है और जनरल डायर ने किया था। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे। जब रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों ने संघर्ष करना शुरू किया था, तो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला संघर्ष था। और ये संघर्ष जो था शुरू में शहरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे ये जो है जुलूस का रूप लेता चला गया और हड़तालों का आयोजन शुरू हो गया। जब सरकार ने देखा कि ये आंदोलन एक बृहत रूप धारण कर रहा है, तो सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया। और यही एक कारण था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब मीटिंग हो रही थी, तो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। उसके बाद आपका प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी और कब? तो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। एक प्रश्न फिर अगला आपके लिए छोड़ रहा है और बिल्कुल ईजी प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, अभी आज ही दीजिएगा। जैसे ही आपके सामने में प्रश्न जाता है, आपके प्रश्नों का उत्तर का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलनों को गति कब मिली? तो 1921-22 ईस्वी के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। अगला प्रश्न आपका है, वन सत्याग्रह कहाँ के आदिवासियों ने शुरू किया था? अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये लोगों की पहलकदमी शुरू हो गई। जब लोगों ने देखा कि एक एक करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, सभी लोग जो है अंग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान हैं। सभी लोग कई जगहों पर ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे और कई स्थानों पर अलग अलग वर्गों, अलग अलग समूहों ने गांधी जी को बुलाना शुरू किया और अपने हिसाब से उन्होंने गांधी जी के बताए गए रास्ते को अपनाया। और कई लोग ऐसे थे जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन अलग अलग जगह पर आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया गया। अलग अलग जगह पर कहीं किसान परेशान है, कहीं आदिवासी परेशान है, और सब की परेशानी को जोड़कर एक मुद्दा बनाया गया। और अंग्रेज़ों ने जो खेड़ा गुजरात के किसानों को जो लगाम थोपा था, उसके लिए अहिंसक अभियान चलाया गया। इस तरह से जो है वन सत्याग्रह भी शुरू हो गया था, यानी आदिवासियों पर भी अत्याचार जो हो रहा था। और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है किस तरह से आदिवासी पर अत्याचार हो रहा था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वन सत्याग्रह कहाँ के आदिवासियों ने शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासी ने ये सत्याग्रह शुरू किया था। गुंटूर जिले के आदिवासी और गरीब किसानों ने सत्याग्रह शुरू किया था। और इन सत्याग्रह में कई बार ये चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। जब ये आंदोलन सत्याग्रह शुरू हो गया, अगर वो अपने जानवर को चरा रहे हैं तो उसका भी शुल्क अदा करना पड़ता था। इसीलिए आदिवासियों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। और फिर अगला प्रश्न है आपका, घेरेबंदी किसे कहते हैं? तो लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है उसके जाने का, तो इसे घेरेबंदी कहते हैं। और ये सब आपके साइड के प्रश्न हैं जो कि पूछने की अधिक संभावना है। महंत किसे कहते हैं? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत कहते हैं। और गैर कानूनी बेदखली किसे कहते हैं? तो पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन निकाल देना ही गैर कानूनी बेदखली है। और गांधी महाराज की जय का नारा किसने दिया था? तो ये चाय बागानों के मजदूरों ने दिया था गांधी महाराज की जय का नारा। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके इस एक्सरसाइज का। और ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको
आधा आधा करके कंप्लीट करना उचित समझा। मेरे पास अभी समय नहीं था, लेकिन अगले क्लास में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो एक एक्सरसाइज बचा है उसमें अधिक आपके प्रश्न नहीं निकलेंगे, कम ही प्रश्न निकलेंगे, छोटा ही एक्सरसाइज है, तो उसको हम एक क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। क्लास कंप्लीट होते ही हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। एग्ज़ाम आपका सीटेट का 5 जुलाई को ही होना है। जो लोग मास्क पहन के जाएंगे उनको प्रवेश मिलेगा, और जो अब आपको नोट्स दिया जा रहा है उससे आप तैयारी करिए। तैयारी तो हम बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन समय कम है, सब कुछ देखना होता है। तो लगातार बने रहिए इस चैनल पे, हर तरह की सुविधा आपको इस चैनल पे मिलेगी सामाजिक अध्ययन से जुड़ी हुई। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। इस क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा।